नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपका एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही होंगी। साथियों, आज हम साथियों इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश पेडागोजी के सीटेट प्रैक्टिस सेट का जो है वो बहुत सारे साथियों की डिमांड थी कि पैसेज भी सर सॉल्व कराइए आप अपने प्रैक्टिस सेट में। तो जैसे हूबहू एग्ज़ाम सीटेट का आता है, सेम वैसे ही मैंने लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज का ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट प्रिपेयर किया है। तो साथियों, इसे ज़रूर आप सॉल्व करिएगा और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा वीडियो के लास्ट में कितना रहा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं साथियों आज का प्रैक्टिस सेट। आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 6 रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। जो आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके हिसाब से आपको आंसर करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द वर्ड्स बिगनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको सेम कॉन्सोनेंट साउंड करते हैं, जो उनकी आवाज़ है वो एक जैसे आवाज़ करते हैं, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। तो ऑप्शन ए चार्म चोर, ऑप्शन बी चर्च केमिस्ट्री, ऑप्शन सी चीप कीप, ऑप्शन डी सीप चीप। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द वर्ड बिगनिंग विद द सेम कंसोनेंट साउंड। तो यहाँ देखिए चार्म एंड चोर, तो ऑप्शन ए इसमें दोनों में क्या है, क्योंकि ये चर्च और केमिस्ट्री दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं, तो उसमें चा से निकल रहा है, इसमें का से निकल रहा है। चीप और कीप, इसमें भी चा और का है। सीप और चिप, इसमें भी सा और चा है। तो सिर्फ चार्म एंड चोर इसी में क्या है, दोनों एक जैसे साउंड कर रहे हैं जो कंसोनेंट साउंड है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, which of the following contains the same vowel sound? Option A kid, beat, tight, option B deep, keep, sweep, option C find, seat, kite, option D feed, find, mean। तो which of the following contains the same vowel sound, उसमें consonant पूछा गया था साथियों और इसमें vowel sound पूछ लिया था। ऐसे ही सेम एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं साथियों आपके। तो यहाँ पे देखिए जो डीप कीप स्वीप है, तो सभी में बीच में क्या आ रहा है साथियों, यानी पढ़ने में उसमें क्या आ रहा है, वॉवल साउंड आ रहा है, यानी डीप ई आ रहा है, बड़ी ई सब में आ रहा है, यानी सेम वॉवल साउंड कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द मिडल साउंड ऑफ द वर्ड मशीन। यानी मशीन जो वर्ड है, इसमें से जो आपका मिडल साउंड है उसमें जो है उसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, यानी फोनेटिक सिंबल क्या है उसका। तो इसमें ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी डी जेड, ऑप्शन सी एफ उल्टा एफ जो आपको बनता है, ऑप्शन डी टी एफ। तो यहाँ से चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द मिडल साउंड फॉर ऑफ वर्ड मशीन। तो मशीन में साथियों यहाँ पे है तो सी एच, यहाँ पे क्या है साथियों, यहाँ पे सी एच है ना, यहाँ पे ये सी एच है आपका, लेकिन यहाँ पे साउंड क्या कर रहा है, एस, सा का साउंड करना है, ये इसका साउंड कर रहा है ना। तो यहाँ पे इसके लिए यानी कि जो साउंड मतलब होता लिखा होता है आपका इंग्लिश में, जो वर्ड्स होते हैं वो दूसरे, लेकिन हिंदी में जो साउंड आपका प्रोनाउंसिएशन होता है वो दूसरा निकलता है। तो उसी को फोनेटिक सिंबल के लिए क्या डिनोट करते हैं, तो वो हम डिनोट करते हैं साथियों, इससे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो, यानी जो उल्टा एफ जो आप इस तरह से बनता है इसको फोनेटिक सिंबल साइन कहते हैं। तो चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द मिडल साउंड फॉर द वर्ड मशीन, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर, ऑप्शन ए लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी स्पीकिंग, टॉकिंग, आंसरिंग, एक्सप्रेसिंग, ऑप्शन सी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ऑप्शन डी रीडिंग, राइटिंग, क्वेश्चनिंग, कम्युनिकेटिंग। तो द बेसिक लैंग्वेज स्किल्स क्या होती हैं, जो आपकी मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ साथियों, प्रैक्टिस भी मैंने कराई है। इसमें से आपको दूसरी तरह से पूछ लिया तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, हमेशा याद रखिए LSRW याद रखिएगा। यानी इस अगर ये आपने शॉर्ट फॉर्म में याद रखा है LSRW तो आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो ये होता है द बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि किसी भी भाषा को सीखने का जो सबसे आसान माध्यम होता है वो, यानी सुनना और आपका बोलना और पढ़ना और लिखना, ये होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 5, लैंग्वेज लर्निंग इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए नॉलेज, ऑप्शन बी स्किल्स, ऑप्शन सी पावर, ऑप्शन डी कॉपिंग। तो लैंग्वेज लर्निंग इज रिलेटेड टू, तो यहाँ पे जो भाषा है वो जो भाषा सीखते हैं वो किससे संबंधित है, आपको नॉलेज से, ज्ञान से, स्किल से यानी कि जो आपकी क्षमता है, अच्छा ही, पावर ताकत, कॉपिंग यानी नकल से। तो लैंग्वेज लर्निंग इज रिलेटेड टू यानी कि क्या, यह कौशल बढ़ाती है हमारा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, स्किल्स, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में,
और आपको जो ये प्रैक्टिस सेट है साथियों और आगे बने रहिएगा, आपके पैसेज भी आएंगे, 2 पैसेज भी है इसमें आगे। तो अभी वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा आप वीडियो जरूर देखिएगा एक बार, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस हिसाब से ये प्रैक्टिस सेट है। और स्कोर भी अपना लास्ट में जरूर बताइएगा क्या स्कोर रहा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा और वीडियो कैसा लगा वो बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर सभी वीडियो को नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन चलती रहे और आप अपने एग्जाम से 100% सफल रहें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बायलिंगुअल मेथड वॉज सजेस्टेड बाय, यानी कि बायलिंगुअल मेथड है वो किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था? ऑप्शन ए डॉटसन, ऑप्शन बी स्मिथ, ऑप्शन सी हर्बर्ट, ऑप्शन डी रेडसन। तो बायलिंगुअल मेथड यानी द्विभाषा जो शिक्षा का तरीका था, यानी कि बच्चे अपनी मातृभाषा सीख के आते हैं और उनको नई भाषा इंग्लिश संस्कृत जो भी आप सिखाना चाहें, तो बच्चे को अगर कठिनाई होती है तो उसके लिए उन्होंने कई तरीके बताए थे। तो इसमें से किसने बताए थे? तो बायलिंगुअल मेथड वॉज सजेस्टेड बाय किसके द्वारा बताया गया था? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, डॉटसन ने बताया था द्विभाषीय शिक्षण विधि के तरीके। तो ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसिस। ऑप्शन ए ओरल फ्लुएंसी, ऑप्शन बी कमांड ओवर स्पीच, ऑप्शन सी यूज ऑफ मदर टंग, ऑप्शन डी लिसनिंग एंड स्पीकिंग। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसिस यानी कि जो ग्रामर को सीखने का व्याकरण का तरीका है वो किसको ज़्यादा महत्व देता है आपको बताना है। तो साथियों किसके लिए देता है? तो ट्रांसलेशन मेथड की बात हो रही है यहाँ पे। तो ट्रांसलेशन यानी यूज़ ऑफ मदर टंग, तो यानी कि मदर टंग को ही तो हम दूसरी भाषा में उसको ट्रांसलेट करके दूसरी भाषा सीखते हैं ना। तो द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसिस यानी यूज़ ऑफ मदर टंग। तो ऑप्शन सी, हमारी जो मदर टंग होगी दूसरी भाषा अगर हमें सीखनी तो उसके हमें ग्रामर्स के रूल्स पता होने चाहिए ना, तभी तो हम सीख पाएंगे दूसरी भाषा। तो हम कैसे सीखते हैं? अपनी जो हमारी मदर टंग होती है, मातृभाषा है, उसका उपयोग करके और दूसरी भाषा सीखते हैं। तो द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसिस यूज ऑफ मदर टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Structure and patterns are used as a teaching unit in option A direct method, option B structural method, option C grammar and translation method, option D project method। तो structures and patterns are used as a teaching unit in, तो आपको बताना है कि structures और patterns का प्रयोग करके जो आपका अध्यापन किया जाता है वो किसके अंतर्गत में आता है? तो ये आपको बताना है, तो स्ट्रक्चरल मेथड के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स आर यूज्ड तो आल्सो स्ट्रक्चर मेथड ही होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ अ लैंग्वेज आर। ऑप्शन ए लिसनिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन बी रीडिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन सी स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ऑप्शन डी स्पीकिंग एंड राइटिंग। द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज आर यानी कि कौन सी भाषा है जो भाषा होती है वो जो आप बोलते हैं या क्या करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो उसमें से कौन सी प्रोडक्टिव स्किल मानी जाती है भाषा में? तो कौन सी भाषा प्रोडक्टिव स्किल मांगी? तो साथियों बोलना और लिखना, यही तो प्रोडक्टिव यानी कि जो आपको रोजगार दे सकें, कुछ आपको आप एम्प्लॉयमेंट दे सके। तो स्पीकिंग यानी आपकी अगर स्पीकिंग अच्छी है, आप लिख अच्छा लेते हैं, तो प्रोडक्टिव स्किल्स मानी जाती है। द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज आर स्पीकिंग एंड राइटिंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। प्रॉपर स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड इफेक्टिवली थ्रू। ऑप्शन ए वोकेबुलरी प्रैक्टिस, ऑप्शन बी क्विज़ेस, ऑप्शन सी डिक्टेशन, ऑप्शन डी प्रोनाउंसिएशन। तो प्रॉपर स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड इफेक्टिवली थ्रू यानी कि जो हमारी प्रॉपर स्पीच बोलने का जो तरीका है उसको कैसे और अच्छे तरह से प्रभावशाली तरीके से उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो कैसे बना सकते हैं आपको बताना है, तो कौन से तरीके से? तो साथियों हमारा उच्चारण अगर अच्छा होगा, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, तभी तो हम उसको अच्छे से बोल पाएंगे, अपनी इफेक्टिवली डेवलप कर पाएंगे, लोगों के सामने इंप्रेशन अच्छा होता है। तो प्रोनाउंसिएशन ही अच्छा होना चाहिए। तो प्रॉपर स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड इफेक्टिवली थ्रू, आपको ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। लैंग्वेज स्किल्स कैन बी लर्नड बेटर। ऑप्शन ए इफ दे आर टॉट इन अ इंटीग्रेटेड मैनर, ऑप्शन बी विद द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग ड्रिल्स, ऑप्शन सी थ्रू रिटन टेस्ट एंड प्रैक्टिसेस, ऑप्शन डी इफ टॉट इन आइसोलेशन। तो लैंग्वेज स्किल कैन बी लर्नड बेटर यानी कि जो हमारी भाषा है उस भाषा कौशल को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये आपसे पूछा है। तो कैसे बना सकते हैं आपको बताना है साथियों। तो इफ़ दे आर टॉट इन इंटीग्रेटेड मैनर, अगर उसको समग्र पूरी तरीके से सिखाया जाए, किसी मतलब प्रॉपर तरीके से उसको ग्रामर, उसकी वोकैब्स सारी चीज़ें अगर सिखाया जाए अच्छे से, तो उसको भाषा यानी उस भाषा में वो अच्छा कौशल प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, इफ़ दे आर टॉट इन an integrated manner, option is the right answer. Next question number 12. A video is option A
an audio ad, option B a visual ad, option C an audio visual ad, option D none of these। तो अ वीडियो इज़, तो उसमें क्या होता है वीडियो में साथियों आपका विजुअल तो होता है, ये साथ में ऑडियो भी होता है, तो बोथ दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन सी एन ऑडियो विजुअल एड, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ऑडियो विजुअल मेक लर्निंग, ऑप्शन ए इजी, ऑप्शन बी इंटरेस्टिंग, ऑप्शन सी इफेक्टिव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑडियो विजुअल मेकिंग लर्निंग कैसा है, आसान तो बनाती है, इंटरेस्टिंग भी बनाती है, इफेक्टिव भी, प्रभावशाली भी रहती है, तो ये सभी आपके होंगे। तो ऑल ऑफ दीज, तो ऑडियो विजुअल मेकिंग लर्निंग, ऑल ऑफ दी, इजी, इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव यानी, तो सभी ऑप्शन हो जाएंगे आपके, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, unit test is an example of evolution, option A formative, option B normative, option C summative, option D cognitive। तो यूनिट टेस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन, तो यानी कि जो बच्चों के यूनिट टेस्ट होते हैं, बच्चे ज़्यादातर नहीं कि हर महीने 2 महीने में कहते रहते हैं मेरे एग्ज़ाम्स हैं, यूनिट टेस्ट हैं, तो वो किस तरह के आपके एवोल्यूशंस होते हैं जो उनके बच्चों के लिए मूल्यांकन होते हैं, तो ये फॉर्मेटिव होते हैं, यानी उनके रचनात्मक, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें उनको प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं उनके लिए, और टारगेट दिए जाते हैं कि आपको ये चीज़ें करनी है, तो बच्चे थोड़ा थोड़ा हर चीज़ करके धीरे धीरे 10 मार्क्स 20 मार्क्स इस तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, वो धीरे धीरे जुड़ के जो बच्चे हाफ ईयरली और एनुअल्स में जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, तो इनके माध्यम से उनका स्कोर भी अच्छा हो जाता है। तो यूनिट टेस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। मेरे एक साथी हैं, व्यूवर हैं, उन्होंने ये कमेंट किया था कि सर आपका जो रहता है प्रैक्टिस सेट बहुत इजी रहता है, तो मैंने उनकी बात बिल्कुल उनकी बात सही थी, लेकिन मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं मॉडरेट क्वेश्चंस रखूं, धीरे धीरे इसको सिंपल से हाई लेवल पे लेके जाऊं, क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जो नए व्यूवर्स हैं, जो पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत जाती है, जो कई बार एग्ज़ाम्स दे चुके हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए होता है कि वो कभी एकदम से हताश ना हो जाएं कि अरे बहुत टफ आता है, तो धीरे धीरे उनको भी लेके चलना है साथ में, तो इसीलिए मैंने मॉडरेट प्रैक्टिस सेट रहता है मेरा, सिंपल टू हाई, तो इसलिए मैं धीरे धीरे अब हाई लेवल पे लेके जा रहा हूँ। तो अब मैं उनसे अगर चाहूँगा कि अगर वो देख रहे हैं तो ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, और अभी तक अगर आप सभी लोगों ने लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, प्रोफिशिएंसी टेस्ट इंक्लूड, ऑप्शन ए स्पीकिंग, ऑप्शन बी रीडिंग, ऑप्शन सी राइटिंग, ऑप्शन डी स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट इंक्लूड यानी कि जो आपकी क्षमता या किसी चीज़ की मापने के लिए जो टेस्ट होता है वो उसमें क्या इंक्लूड रहता है, तो ऑप्शन ए स्पीकिंग, ऑप्शन बी रीडिंग, यहाँ पे भाषा की बात हो रही है साथियों, यानी कि लैंग्वेज जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें इंक्लूड क्या क्या रहता है, ऑप्शन ए स्पीकिंग, ऑप्शन बी रीडिंग, ऑप्शन सी राइटिंग, ऑप्शन डी स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट इंक्लूड स्पीकिंग एंड राइटिंग बोथ, दोनों में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, स्पीकिंग में बोलने में भी और लिखने में भी, तो उसमें दोनों चीज़ें शामिल रहती हैं, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कम्युनिकेटिव कंपिटेंस टेस्ट टेक इनटू अकाउंट, ऑप्शन ए ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, ऑप्शन बी सिचुएशनल अप्रोप्रिएटेंस, ऑप्शन सी फ्लुएंसी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टेस्ट टेक इनटू अकाउंट, तो जो आपकी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होता है जिसमें आपका एग्जाम्स टेस्ट रहता है टेक इनटू अकाउंट, तो किस लिए रहता है ये आपको बताना है। तो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी तो कम्युनिकेटिव में रहती ही रहती है, और सिचुएशनल अप्रोप्रिएट यानी कि सिचुएशंस के साथ क्या वर्ड्स इस्तेमाल करना है, क्या अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा वो भी आता है, और फ्लुएंसी यानी कि फ्लुएंसी जो आपकी बोलने की स्पीड होती है, फ्लुएंसी होती है, वो भी अच्छी होती है। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टेस्ट टेक इनटू अकाउंट ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी चीज़ों का टेस्ट होता है उसमें, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, सिचुएशनल अप्रोप्रिएटेंस, ऑप्शन सी फ्लुएंसी, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस चॉइस इज प्रोवाइडेड, ऑप्शन ए लिमिटेड, ऑप्शन बी मिनिमम, ऑप्शन सी मल्टीपल, ऑप्शन डी नो, नन ऑफ दिस। तो इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस चूज चॉइस इज प्रोवाइडेड, तो मल्टीपल चॉइस की जाती है ना साथ ही, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोग कहते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें मल्टीपल चॉइस होते हैं, यानी कि कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक राइट आंसर आपको चूज करना होता है। तो इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस इज प्रोवाइडेड, आपको मल्टीपल चॉइस प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज दैट इट must be, the basic requirement of a language proficiency test is that it must be, क्या क्या होना चाहिए उसमें, कैसा होना चाहिए, ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी रिलायबल, ऑप्शन सी एम्बिगस, ऑप्शन डी सिंपल।
तो द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि अगर किसी भाषा का उसकी क्षमता का कितना वो बच्चा सीख गया उसका टेस्ट अगर लेना चाहते हैं तो किस प्रकार का वो टेस्ट होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होना चाहिए, रिलायबल भरोसेमंद का होना चाहिए, ऑप्शन सी एम्बिगियस होना चाहिए, एम्बिगियस का मतलब कि उसका स्तर बिल्कुल बेकार का होना चाहिए, और ऑप्शन डी सिंपल बहुत ही साधारण होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए ये आपको बताना है। तो द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज़ दैट इट मस्ट बी कैसा होना चाहिए, रिलेबल होना चाहिए, यानी कि क्योंकि अगर रिलेबल नहीं होगा उसके बहुत ही ख़राब कॉम्प्लेक्स बना दिया, बहुत ही ख़राब हो गया तो वो हतोत्साहित हो जाएगा। एम्बिगियस यानी बेकार तो होना नहीं चाहिए, सिंपल साधारण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाए, तो रिलेबल होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 to 23 साथियों, आपकी बहुत सारी लोगों की डिमांड थी कि सर पैसेज कराइए। देखिए मैंने आपके लिए पैसेज लेके आया हूँ, अब आप लोग पैसेज सॉल्व करिए। तो पढ़ते हैं, रीड पैसेज केयरफुली एंड आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम 19 to 23। पैसेज फर्स्ट है आपका साथियों, द किंगफिशर इज अ बर्ड दैट गेट्स इट्स नेम बिकॉज इट ट्रूली इज अ किंग अमॉन्ग द फिश कैचिंग बर्ड्स। In catching fish, it sits on a limb of a tree that hangs over a stream, looking into the water beneath. Then, as it sights a fish, it drops like a stone into the water. Seconds later, it pops up with the fish in its bill. In addition to fish, it eats worms, crabs, and shellfish. It is found mostly near the freshwater streams of Europe and North America. The kingfisher's cry is shrill and piercing. The North American kingfisher, called the belted kingfisher because of a belt of blue feathers across its white breast, is larger than that of the European variety. The European kingfisher is a beautiful bird. Its feathers are bright blue, orange, deep red, pink and green. तो ये साथियों आपका पैसेज हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके आप क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन्स ब्रांच। आपको बताना है जो आपके टेक्स्ट में ब्रांच शब्द आया था वो किसको डिनोट कर रहा है। तो ऑप्शन ए बिल, ऑप्शन बी लिम्ब, ऑप्शन सी श्रिल, ऑप्शन डी पॉप्स अप। तो फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन्स ब्रांच। तो ब्रांच तो यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है साथियों, तो ब्रांच आप कई तरह के शाखाएं मान लीजिए। तो यहाँ से अगर मान लेते हैं तो बिल का मतलब भी आपका चोंच या कोई चीज़ अपाहित करना, बिल ऐसी चीज़ होती है। लिम्ब का मतलब होता है एक अवयव, पार्ट। ब्रांच भी मतलब किसी चीज़ का पार्ट, तो लिम्ब यहाँ पार्ट। श्रिल का मतलब होता है अनिमेश, उकताने वाला। पॉप्सअप का मतलब जैसे पॉपअप आने लगते हैं ना, आप कोई वीडियो चलाते हैं तो उसमें अचानक से कोई चीज़ साइड में आने लगी तो उसको पॉपअप कहते हैं ना, या एकदम से किसी चीज़ पे अप्रत्याशित तौर पे आ जाना अचानक से। तो फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन्स ब्रांच। तो ये साथियों आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा, लिम्ब। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, लिम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द अपोजिट ऑफ अ पॉल्यूटेड इज। तो आपको बताना है कि पॉल्यूटेड का आपको अपोजिट बताना है। ऑप्शन ए फ्रेश, ऑप्शन बी बेल्टेड, ऑप्शन सी पर्सिंग, ऑप्शन डी ब्राइट। तो पॉल्यूटेड यानी कि बहुत ज़्यादा प्रदूषित, यानी और यहाँ फ्रेश का मतलब ताज़ा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पॉल्यूटेड का अपोजिट फ्रेश। बेल्टेड का मतलब कोई चीज़ बंधी होना, उसमें पेटी बंधी होना। पर्सिंग का मतलब होता है बहुत तीखा प्रहार जिसका। ब्राइट मतलब बहुत चमकीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द वर्ड इज़ करेक्टली स्पेल्ड। यानी इसमें से कौन सा वर्ड है जो बिल्कुल सही तौर पे स्पेलिंग उसकी सही है। आपको बताना है ऑप्शन ए एंथुसियास्टिक है साथियों, यानी कि एंथुसियास्टिक मतलब उत्साही जो होता है। तो इसमें से किसकी स्पेलिंग आपकी सही है। ऑप्शन ए ENTHUSIASTIC, ऑप्शन बी ENTUHSIASTIC, ऑप्शन सी ENTHISIATIC, ऑप्शन डी ENTHESICTIC। तो विच ऑफ द वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, ये एंथुसियास्टिक उत्साही की राइट स्पेलिंग है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल कैन गिव अस द नाउन। यानी कि जो ब्यूटीफुल से कौन सी नाउन बन सकती है, ये एडजेक्टिव है आपका। इस एडजेक्टिव से हम नाउन अगर बनाना चाहें तो इसमें क्या बनेगा। ऑप्शन ए ब्यूटीफाई, ऑप्शन सी ब्यूटी, ऑप्शन सी ब्यूटीफुली, ऑप्शन डी ब्यूटीफुलनेस। तो जो ब्यूटीफुल से नाउन बनेंगे साथ ही क्या बनेंगे, ब्यूटी, ठीक है, सुंदरता। तो द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल कैन गिव अस द नाउन ब्यूटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट
जो आपको टेक्स्ट दे रखा था, विच मीन्स अ स्मॉल करंट ऑफ वाटर, तो उसमें एक ये आया था, एक लाइन आई थी अ स्मॉल करंट ऑफ वाटर, उसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए स्ट्रीम, ऑप्शन बी श्रिल, ऑप्शन सी पॉप्स अप, ऑप्शन डी ड्रॉप्स। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन्स अ स्मॉल करंट ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रीम। इसको क्या कहते हैं? यानी कि एक छोटी सी लहर पानी की, उसको कहते हैं धारा, यानी स्ट्रीम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है साथियों, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम 24 to 30। पैसेज सेकेंड है आपका, एनिमल्स में बिकम एक्सटिंक्ट इन मैनी वेज, फर्स्ट ऑफ ऑल दे में इवॉल्व इनटू अनदर स्पीसीज एंड नॉट रियली die out at all. For example, through time, many early forms of horses and human beings have progressively changed by evolution into new species. The old species has changed and not really died out, so this is called pseudo extinction. The second common way in which animals have died out is for a single species to disappear because of some local disturbance. Many animals that have every special diets, for example, could die out very easily if their source of food goes down. It is thought that certain species of dinosaurs were adapted to eating particular kinds of weedy plants. When these disappeared, those particular species of dinosaurs starved and died out. ये आपको बताना है, पैसेज पढ़ लिया साथ ही आपने, अब आपके इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। द वर्ड्स एक्सटिंक्ट एंड पर्टिकुलर इसमें से आए थे, वो क्या है? ऑप्शन ए एडजेक्टिव, ऑप्शन बी एडवर्ब्स, ऑप्शन सी नाउन, ऑप्शन सी एडवर्ब्स। तो द वर्ड एक्सटिंक्ट एंड पर्टिकुलर जो आए थे ये क्या है साथियों? आपके एडजेक्टिव हैं, यानी विशेषण। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि कोई चीज़ एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त प्राय, जो विलुप्त की श्रेणी में आते हैं, ये तो है। और पर्टिकुलर का मतलब जो विशिष्ट हो, तो इनका मतलब ये क्या है? विशेषता बताने वाले ही तो हैं। तो द वर्ड्स एक्सटिंक्ट एंड पर्टिकुलर आर, ये क्या है? आपका ऑप्शन है एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग phrases has a determiner in it? Option A for example, option B the old species, option C local disturbance, option D starved and died out. The which of the following phrases has a determiner यानी in it? तो determiner क्या होते हैं? निर्णायक होते हैं साथियों। वो किसी नाउन के पहले लगते हैं, जो बताते हैं कि कितने, मतलब द, दिस, दैट, नंबर्स 3, 4, 5, इस तरह से जो होते हैं उनको डिटरमाइनर कहते हैं। तो इसमें से डिटरमाइनर आपसे पूछा गया, तो यहाँ पे देखिए ये और तो किसी में दा नहीं लगा, सिर्फ ऑप्शन बी में ही लगा, द ओल्ड स्पीसीज। तो ये जो दा है ये ओल्ड स्पीसीज को डिटरमाइन कर रहा है, इस नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। तो ऑप्शन बी में ही क्या है आपका? डिटरमाइनर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द वर्ब इन सेंटेंस द ओल्ड स्पीसीज हैड चेंज्ड एंड नॉट रियली डाइड आउट इज इन। ऑप्शन आपको बताना है क्या है ये? सिंपल प्रेजेंट है, ऑप्शन बी सिंपल पास्ट है, ऑप्शन सी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव है। तो द ओल्ड स्पीसीज हैज चेंज, तो हैज आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई साथियों। तो इसमें ये क्या होना चाहिए? ये सिंपल तो नहीं होगा, प्रेजेंट सिंपल पास्ट भी नहीं होगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी नहीं होता, ये कैसा होगा? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो इसलिए इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द 3 degrees ऑफ द एडजेक्टिव? ऑप्शन ए अर्ली, earlier, earliest, option B hot, more hot, hottest, option C easy, more easy, most easy, option D special, specialist और specialist। ये आपको बताना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द 3 degree ऑफ द एडजेक्टिव, किसकी सही है? तो अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट यही सही है, क्योंकि हॉट का क्या होता है? हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट होता है। ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट होता है। और स्पेशल, मोर स्पेशल, मोस्ट स्पेशल होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द 3 degree ऑफ द एडजेक्टिव? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। Next question 28, the verb in the sentence it is thought that certain species is in, किस टेंस में आपको बताना है? ऑप्शन ए सिंपल पास्ट, ऑप्शन बी सिंपल प्रेजेंट, ऑप्शन सी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इट इज़ थॉट दैट सर्टेन स्पीसीज, तो यहाँ पे ऐसा सोचा जाता है कि सर्टेन स्पीसीज यानी कि कुछ निश्चित प्रजातियाँ, तो यहाँ पे सोचा जाता है, यहाँ यानी कि ये है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात की जा रही है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा यहाँ पर। Question number 29, which question is correct in its structure? Option A how did C complete the task, option B how C completed the task, option C how did C completed the task, option D how C did completed the task। तो which question is correct in this structure? तो आपको बताना है ये कौन सा सही होगा। तो ये आपका सही होगा how did C
कंप्लीट द टास्क, यही क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म तो किसी में नहीं, ज़्यादा सभी सेकंड फॉर्म है। और हाउ सी इसमें पहले आएगा, इसमें डी आना चाहिए लास्ट वाले में, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन ए ही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, हाउ डिड सी कंप्लीट द टास्क, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा? आपके 29 क्वेश्चंस हो गए। आपकी बहुत सारी साथियों की डिमांड थी पैसेज भी कराएं, मैंने आपके लिए पैसेज भी लेके आया हूबहू, जैसे एग्जाम्स में सीटेट का आपकी इंग्लिश में पूछे जाते क्वेश्चन हूबहू ऐसे ही क्वेश्चंस बनाएं। तो आपको कैसा लगा? मेरा यहाँ से पूरी आपके लिए 100% मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर यहाँ से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे 100% आप सफल होंगे, आपके 90+ मार्क्स से अबव ही आएंगे। और साथियों चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है अदर भी वीडियोस के, अदर भी सब्जेक्ट्स के, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। और वीडियो क्लास में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक भी नहीं किया साथियों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आते हैं 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पर आज के। आई नो हिम, द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विल बी। इसमें आपको बताना आई नो हिम का पैसिव वॉइस क्या होगा। ऑप्शन ए ही इज़ नोन बाय मी, ऑप्शन बी ही नोज मी, ऑप्शन सी ही इज़ नोन टू मी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो आई नो हिम का साथियों क्या होता है, ही से स्टार्ट होगा क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसी से शुरू करेंगे, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही। और ये नो है यानी कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे इज़ आएगा, ही इज़ नोन, नो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा नोन। और यहाँ पे ज़्यादातर साथी बाई मी कर देते हैं, तो बाई मी साथियों यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि नो अगर आया है वहाँ पे अगर आप लिखते हैं तो वहाँ पे हमेशा टू लिखते हैं, ठीक है, बाई के प्लेस पे टू आता है। अदर सिंपल ऐसे सेंटेंस में आप बाई लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ही इज़ नोन टू मी आएगा, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर आएगा, ये आपका होगा। तो साथियों कंफ्यूज कभी मत होएगा, नो अगर आया है तो उसमें बाई नहीं लगाते, उसमें हमेशा उसके बाद टू लगाते हैं। तो याद रखिएगा आई नो हिम का पैसिव क्या होगा, ही इज़ नोन टू मी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर होगा। तो साथियों ये आपके इंग्लिश ग्रामर के, इंग्लिश पेडागोजी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे, जो आपके आगामी 8 फरवरी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जरूर बताइएगा अपना स्कोर साथियों। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।